तो पिछला सेशन अच्छे से कंप्लीट कर लिए हो, सब देख लिए हो, किसी का भी नहीं छूटा है? नो मैम। किसी का भी नहीं छूटा है। साक्षी कंप्लीट कर लिया था, मुस्कान कंप्लीट कर लिया है? मैम देखा था सेशन। हाँ, तो अभी अभी पता चल जाएगा आप लोगों ने कंप्लीट किया है कि नहीं। ओके, कहाँ गया? अच्छा, पहले ये सब ड्रामा होना जरूरी था, उसके बाद। तो ये सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छे से, एक एक क्वेश्चन। हाँ, सो लेट्स रिवाइज प्रीवियस सेशन। जो प्रीवियस सेशन हमने किया था, अब हम देखते हैं कि कितना आप लोगों को याद है। हॉल मार्क ऑफ डीएनए क्या होता है? एनसीईआरटी की लाइन बताओ। ये क्या बताता है कि अगर एक पता है आपको, एडेनिन पता है तो थाइमिन पता चल जाएगा, ग्वानिन पता है तो साइटोसिन पता चल जाएगा। यही था ना हॉलमार्क? हाँ, बेस था पेयरिंग, बेस पेयरिंग बिटवीन टू स्ट्रैंड। अब बताओ, ये इतना इजी सा सवाल अगर आपके नीट में आ जाए कि हॉलमार्क क्या है, तो नहीं बता पाओगे, जबकि पढ़ाया हुआ है, एनसीईआरटी का लाइन है। फिर बोलते कि पता नहीं कहाँ से बाहर से क्वेश्चन आया हुआ था। एनसीईआरटी में ना कुछ लाइंस ऐसी हैं कि जो छुपी हुई होती हैं और उससे क्वेश्चन बनता है बेटा। क्लास हो जाने के बाद हमेशा रिवाइज करना है आपको, नहीं तो 80% कंटेंट आप सेम डे में भूल जाते हैं। 10 बार बताया मैंने, 80% कंटेंट अगर आप सेम डे रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। याद रखने का सबसे बड़ा ट्रिक यही है कि आप उसको रिवाइज करते चलो। नहीं रिवाइज करोगे, किसी को याद नहीं रहता। हम लोग भूलते हैं, हम लोग इतनी बार पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग भी भूलते हैं। 1 turn of DNA is equal to number of base pair into distance between base pair। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है? ओके, 1 टर्न ऑफ डीएनए में क्या होता है? नंबर ऑफ बेस पेयर, कितने नंबर ऑफ बेस पेयर हैं, अगर 10 है ना, इनटू डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर एनएम में कितना होता है? 0.34। 0.34 होता है, ठीक है? तो 1 टर्न ऑफ डीएनए में कितना आ जाएगा बेटा? हाँ, कितना आएगा? 3.4 एनएम। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इन एंगस्ट्रॉम कितना होगा? 3.4। 3.4 एंगस्ट्रॉम। और पूरा 10 में, 10 में कितना हो जाएगा? 34। ठीक है, अगर हम 10 की बात करें तो कितना हो जाएगा? 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, है ना? 10 की बात करें, 10 बेस पेयर की बात करें तो कितना हो जाएगा? 34 एंगस्ट्रॉम। C1 ऑफ सुगर इज अटैच टू द प्यूरिन एट कितने नंबर नाइट्रोजन पे? प्यूरिन से अगर अटैच है, कितने नंबर नाइट्रोजन पे बेटा? हाँ, कितने नंबर बोला? रिपीट इट। हाँ, 9th, ठीक है, 9th नाइट्रोजन पे। और अगर पिरिमिडिन से है तो कितने नंबर नाइट्रोजन पे? मैम 1। 1 पे, ठीक है। चारगाफ रूल क्या कहता है? फ्लोरीन इक्वल टू पिरिमिडीन होता है। प्यूरिन बाई पिरिमिडिन इज इक्वल टू, प्यूरिन बाई पिरिमिडिन इज इक्वल टू 1। अच्छा, ए प्लस टी बाई सी प्लस जी किसमें ग्रेटर देन 1 होता है? मैम वो यूकैरियोट्स यू में, यू में यूकैरियोट्स होता है। में, है ना, ह्यूमन बींग्स में स्पेशली। टेम्पलेट स्ट्रैंड्स आल्सो नोन एज, टेम्पलेट स्ट्रैंड को और कौन सा स्ट्रैंड्स बोलते हैं? आल्सो नोन एज डैश डीएनए, बताया था? हाँ, पेरेंटल डीएनए, है ना, दैट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ डॉटर डीएनए। बॉन्ड प्रेजेंट, स्पेलिंग गलत है ना, प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स, टू न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर, ठीक है। और एक चीज जो अपन भूल गए थे, दैट इज डायमीटर। डायमीटर ऑफ टू स्ट्रैंड्स, दो स्ट्रैंड्स के बीच में जो है ना, ये कितना होता है? कितना होता है बेटा, किसी को पता है? 2.5 एग्जैक्टली 2.5 एनएम होता है, ठीक है, ओके, 2.5 एनएम होता है।
Next, now today we will study about the packaging of DNA helix. Packaging of DNA helix. कैसे पैक होता है? हमको पता है कि हमारा डीएनए बहुत ज्यादा बड़ा है, इतना बड़ा है कि वो छोटे से सेल में नहीं आ सकता, और सेल में भी किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस का साइज कितना है? न्यूक्लियस 10⁻⁻⁶, ठीक है, nm। और हमारा डीएनए कितना है? डीएनए इज 2.2 मीटर 2.2 मीटर का है। ओके, इतना बड़ा हमारा डीएनए है और इतना छोटा हमारा न्यूक्लियस है, तो उसके अंदर हम कैसे डालेंगे? हम उसी तरह से डालेंगे जैसे हम बड़े से थ्रेड को, जो हमारा थ्रेड होता है ना, रील का गोला, धागा, ऊन का गोला भी छोड़ दो, धागा और जो रील होता है उसमें कैसे कितना बड़ा धागा होता है, खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ, तो आप अपना जो पूरा जो एक लैंडमार्क एरिया होगा ना दिल्ली का, वो नाप लोगे ना, खोलते जाओगे, जो पूरा गली मोहल्ला होगा वो पूरा नाप लोगे, और वो किस में अट जाता है? एक छोटे से रील में अट जाता है, छोटे से रील में अट जाता है। तो उसी तरह से हमारा जो बॉडी है, हमारे जो न्यूक्लियस हैं, उसमें इतना मतलब अमेजिंग स्ट्रेटजी इसको अपनाया गया है और पैकेज किया गया है 2.2 मीटर डीएनए को 10⁻⁻⁶ नैनोमीटर न्यूक्लियस के अंदर। और पूरे बॉडी का अगर डीएनए निकाल लें तो हम अर्थ के कई चक्कर लगा सकते हैं। Taken the distance between two consecutive base pair as 0.34 nm, if the length of DNA double helix in a typical mammal cell is calculated, simply multiply the total number of base pair। ठीक है, लेंथ कैसे निकालेंगे? लेंथ निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल बेस पेयर को, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर विथ डिस्टेंस बिटवीन बेस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, ठीक है, दैट इज 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर इंटू 0.34 10⁻⁹ तो ये बेटा आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि लेंथ कैसे कैलकुलेट होता है, लेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। ओके, तो टोटल हमारा क्या है? 6.6 है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, और ये कितना आ गया? 0.34 है, तो ये आपको एकदम से याद रखना है। तो ये कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर आएगा। अ लेंथ दैट इज फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ टिपिकल न्यूक्लियस दैट इज 10⁻⁻⁶, ये भी बात दी हुई है, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। हाउ इज सच अ लॉन्ग पॉलीमर पैकेज इन अ सेल? If length of E. coli DNA is 1.36, can you calculate the number of base pair in E. coli? निकाल लोगे, ठीक है, ये मुझे निकाल के बताओगे नेक्स्ट जो आपका आएगा ना सेशन, ओके मैम, तो मुझे बताओगे कि कितना आता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमको पता है क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम को जब हम खोलते हैं, अनकॉइल करते हैं, अनकॉइल करने के बाद हमको क्या मिलता है? पूरा जब हम अनकॉइल कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है बेटा? डीएनए मिलता है, ठीक है। अब ये अनकॉइल जब होता है, जब हम इसको खोलते हैं, जैसे कि मान लो ऊन का गोला है और इसको इस तरह से ऊन को आपने सजा के रखा है, ऐसे करके फोल्ड करके इस तरह से सजा के रखा है, जब हम इसको खोलते हैं तो हमको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, ये है ना, ये सिक्के जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम है। और इसके बीच बीच में जो डीएनए है वो कैसा डीएनए है? लिंकर डीएनए है, ओके। और जब ये बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिल करके इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं। और यही क्रोमैटिन, ये नॉर्मल सेल में ना क्रोमोसोम इस फॉर्म में रहते हैं, क्रोमैटिन के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन क्रोमैटिन भी जब बहुत ज्यादा कंडेंस होते हैं, बहुत ज्यादा कंडेंस होते हैं, सुपर कंडेंस होके इस तरह से अरेंज हो जाते हैं और बीच में सेंट्रोमियर आ जाता है, तब क्या स्ट्रक्चर बनता है? क्रोमोसोम बनता है, ओके। और इसमें एक और चीज दी हुई है, क्लोज्ड क्रोमैटिन, जब क्रोमैटिन बहुत पास पास होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोक्रोमैटिन, जो कि डेंसली पैक्ड होता है, जिसमें क्या नहीं होता है? ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता है। और ओपन क्रोमैटिन इस तरह से होते हैं, इसमें आराम से ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन आराम से इसमें होता है, ठीक है, ओके। और इसको हम क्या बोलते हैं? यू क्रोमैटिन कहते हैं। तो मैं अच्छे से डीपली बढ़िया से बना करके बता रही हूँ अलग से, ठीक। ये हमारा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर स्क्रीन नहीं दिख रही, दिख तो रही है, नहीं दिख रही मैम, दिख रही है मैम, दिख रही है स्क्रीन, ओ दिख गई मैम, दिख गई।
क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर हमको पता है कि हमारा क्या है, डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, डीएनए पूरा प्रेजेंट है। ओके, तो ये डीएनए किस तरह से प्रेजेंट होता है? क्या अगर हम डीएनए अगर लॉन्ग थ्रेड जैसा है तो हम इस तरह से अगर हम रख दें तो क्या वो डीएनए हट जाएगा 10⁻⁻6 nm हमारे न्यूक्लियस में? नहीं हटेगा। ठीक है, तो इसको बहुत ही यूनिक तरीके से हमारे क्रोमोसोम में इसको रैप किया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर ये कैसे रहता है, ये सराउंडेड रहता है हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर, है ना, इस तरह से हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर यूं रैप होता है, इस तरह से रैप रहता है। ओके, अगर हम इस हिस्टोन प्रोटीन को देखें, इस हिस्टोन प्रोटीन को देखें तो हिस्टोन प्रोटीन में क्या होते हैं? क्या होते हैं ये? पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, ये ऑक्टामर्स प्रेजेंट होते हैं, H2A, H2B, H1, H2A, H2B, H2B और H2, H3 H3, H1A, सॉरी और H2A, H2B, H3 और H4, है ना, H4। हाँ, ऐसे ही नीचे भी H2A, H2B, H3 और दूसरी तरफ क्या होगा, H4, जो मैं नहीं दिखा सकती, वो तुमको उधर जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑक्टामर प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि 4 ऊपर, 4 ऊपर और 4 नीचे। ये क्या है? ये हिस्टोन प्रोटीन है। ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। क्या प्रोकैरियोट्स में भी हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं? नो मैम, उनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, उनमें हिस्टोन न्यूक्लियस प्रोटीन नहीं नहीं होता पाया है। जाता है। उनमें ये वाली कंडीशन रहती है, उनमें इस तरह से कोई दूसरा प्रोटीन रहता है, वो थोड़ा बहुत वो प्रोटीन प्रेजेंट रहता है और इस तरह से वो सुपर कॉइल्ड होकर के, ठीक है, बिल्कुल गंदे तरीके से बस उलझे हुए से ऐसे प्रेजेंट रहते हैं, और जिस रीजन में प्रेजेंट रहते हैं उस रीजन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। ठीक है, उस रीजन को क्या बोलते हैं? हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियाइड रीजन में ही क्यों प्रेजेंट रहता है? उस रीजन में ऐसी क्या खास बात है जो वहां पर डीएनए प्रेजेंट होता है उनका? क्योंकि वहां पे पॉजिटिवली चार्ज कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, बट नॉट द हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, और न्यूक्लियाइड और ये क्या होता है आपका? डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, तो ये आपको पता होना चाहिए कि डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर भी सेम, जो हमारा ये नेगेटिवली चार्ज, सॉरी, पॉजिटिवली चार्ज जो हिस्टोन प्रोटीन है, इसके चारों ओर क्या रैप होगा? हमारा डीएनए रैप। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप होगा, इस तरह से नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप होगा। और ये डीएनए रैप कितना होता है? यहाँ पे 146 बेस पेयर रैप होता है, टोटल 200 बेस पेयर होता है, यहाँ पर 156 बेस पेयर रैप होता है, और यहाँ जो थोड़ा सा बच गया, यहाँ पर कितना होता है? 54 बेस पेयर। 54 बेस पेयर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? लिंकर डीएनए भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंकर डीएनए भी कहते हैं। अब ये लिंकर डीएनए, हाँ, मैम ये मुझे याद करना पड़ेगा कि मतलब बाहर कितना बचा हुआ होता है इसमें। याद कर लोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, इस आएगा, लिंकर क्वेश्चन आता है। 200 बेस पेयर तो आता है बेटा। ओके मैम। ठीक है, 200 बेस पेयर तो आता है, इसको मैंने थोड़ा सा और वो एलैबोरेट करके बता दिया। ओके, अब ये जो लिंकर डीएनए है, इसके बाद ये क्या करेगा? लिंकर डीएनए दूसरे दूसरे हिस्टोन प्रोटीन से इसको लिंक करेगा, है ना, इस तरह से। मतलब एक ऊन का गोला है, उसमें एक रस्सी लिपटा हुआ है, फिर दूसरा ऊन का गोला, फिर उसमें रस्सी लिपटा हुआ है, इस तरह से बहुत सारे ऊन के गोले प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? हिस्टोन प्रोटीन। मतलब ऊन का गोला नहीं है, इमेजिन करना है ना, हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। ओके, इसमें कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं बेटा? मैम लाइसिन और आर्जिनिन। लाइसिन एंड आर्गिनिन, यहाँ से क्वेश्चन आता है, लाइसिन एंड आर्गिनिन। ठीक है, लाइसिन एंड बेसिक आर्गिनिन ये अमाइनो क्या है? बेस है ना, बेसिक अमाइनो बेसिक अमाइनो एसिड है, बेसिक अमाइनो एसिड है, और इसी वजह से ये क्या है आपका? पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, पॉजिटिवली चार्ज है। इस तरह से बहुत सारे हम सोलेनॉइड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सोलेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे बहुत सारे सोलेनॉइड्स इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, और इनके चारों ओर क्या रैप होता है? इनके चारों ओर रैप होता है आपका डीएनए। ठीक है,
इस तरह से डीएनए रैप्ड होता है। ओके, और इसका जो लेंथ अगर ले लो तो ये कितना हो जाता है 30 nm, 30 nm। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम एक साथ पास पास आ जाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम, यहाँ पर ये छोड़ो, यहाँ पर और ज्यादा होंगे, यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर भी होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आ जाएंगे और उनके चारों ओर क्या होगा, डीएनए होगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड। ओके, और जब ये सोलेनॉइड वाला स्ट्रक्चर बनता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन कहते हैं। ओके, क्रोमैटिन अगेन कंडेंस्ड होता है, कब कंडेंस होता है, किस फेज में कंडेंस होना शुरू होता है, प्रोफेज में। ठीक है, प्रोफेज में कंडेंस होना शुरू होता है और वो फिर क्या बनाता है, ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, ओके, कंडेंस्ड होकर के, हाँ, एक और बीच में क्या होगा, आपका क्रोमैटिड होगा, फिर हम क्या बोले, है ना, क्रोमैटिड फिर क्रोमोसोम, दोनों स्टेप लिख ही देती हूँ, क्रोमैटिड एंड देन द क्रोमोसोम। तो इससे आपको ये पता चल गया कि सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चर है दैट इज क्रोमैटिन, फिर क्रोमैटिड, फिर क्रोमोसोम। क्रोमैटिड कुछ नहीं है, ये जो है ना, ये सब अलग अलग, ये क्या कहलाते हैं, क्रोमैटिड कहलाते हैं। ठीक है, क्रोमैटिड। तो क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमारा ये डीएनए तो इससे क्वेश्चन क्या क्या आता है बेटा, कि कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, उसमें कौन कौन सी चीजें, मतलब कौन कौन सा, हाँ, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और इसके अलावा एक और हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि उसको क्लिप करके रखता है। ठीक है, एक और हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो इसको क्या करेगा, इस तरह से देखो, ऐसे ऐसे क्लिप की जरूरत है जो कि इसमें फंसा हुआ रहे, ये इस तरह से क्लिप करके रखेगा। ठीक है, इस तरह से क्लिप करके रखेगा, दैट इज H1A। ठीक है, दैट इज H1। ओके, इसका सिर्फ काम क्या होता है कि ऐसे ये क्लिप करके रखता है, बस। ऑक्टामर में ये प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, तो अब एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं। ये बस डीएनए को क्लिप करके रखता है ना, हाँ, डीएनए को। In prokaryotes such as E. coli, though they do not have defined nucleus, the DNA is not scattered throughout the cell. DNA scattered नहीं होता है इनके सेल में, प्रोकैरियोट में ऐसा मतलब नहीं है कि पूरे यहाँ पे मैगी की तरह फैला हुआ रहेगा, है ना। डीएनए एक पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट होता है। डीएनए being negatively charged is held with some protein, जो कि हिस्टोन नहीं है, सम प्रोटीन इन अ रीजन टर्म एज द न्यूक्लियोइड। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोइड कहते हैं। और न्यूक्लियोइड में ही क्यों प्रेजेंट होता है, यही क्वेश्चन आता है, न्यूक्लियोइड में इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है। In a region term, the DNA nucleoid is organized in large loop held by the protein. So proteins are positively charged and DNA is negatively charged. तो इसीलिए उसी जगह पे वो स्टिक रहता है, इधर उधर नहीं घूमता है। इन यूकैरियोट, और आपको पता है ना कि प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए है, इसके अलावा एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट होता है, है ना, दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, एंड दिस इज द सर्कुलर डीएनए भी, जिसको हम कहते हैं सर्कुलर डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। कोई सोचता होगा ना सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कैसे प्रेजेंट होगा, तो सर्कुलर डीएनए ही सिंगल स्टैंडर्ड आपका डीएनए होता है, और ये बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, जिसको हम एक तरह से प्लास्मिड भी बोल सकते हैं, प्लास्मिड भी बोलते हैं, है ना। मैम मैंने इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती थी, ऐसे सर्कुलर डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड। हाँ, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ऐसे नहीं रहता, सिंगल ऐसे, वो सर्कुलर डीएनए को हम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कह रहे हैं, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्लास्मिड भी बोल रहे हैं। तो इन यूकैरियोट दिस ऑर्गेनिज्म इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन कॉल्ड द हिस्टोन। प्रोटीन एक्वायर्स चार्ज डिपेंडिंग ऑन द अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड्स residue which with charged side chain. Histone are rich in basic amino acid lysine and arginine. This is important, ये हमको पता है। Both the amino acid residue carry positively charge in their side chain. इनमें क्या होता है, साइड चेन में, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इनमें कहाँ होता है, साइड चेन में इनके पॉजिटिव चार्ज होता है। Histones are organized to form a unit of 8 molecule that is histone octamer. Histone octamer बनाते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, संतरे की तरह लगता है देखने में, है ना। The negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure that is called the nucleosome. The typical nucleosome contain 200 base pair of DNA helix. बोला था ना कि 200 base pair तो आता है, एनसीईआरटी की लाइन है 200 base pair, उसी को मैंने तोड़ करके बताया कि कैसे कैसे प्रेजेंट होता है, 146 and 54। ठीक है, nucleosome constitute the repeating unit of the structure
in nucleus is called the chromatin. Thread like colored body seen in the nucleus. The nucleosome in chromatin are seen as beads on string. ये कैसा देखने में लगता है? ये बीट्स है फिर स्ट्रिंग है, फिर बीट्स है फिर स्ट्रिंग है, फिर बीट्स है फिर स्ट्रिंग है ना? इस तरह से देखने में लगता है। मतलब कि जो माला पहनते हो ना, बीट्स स्ट्रिंग, और उसी माला को, हाँ, अब मान लो कि ये जो माला है आपका, ये जो माला है, इस माला को आपने ना इस तरह से फैला के रखा है, ऐसे लटका के रखा है, तो ये ऐसा लग रहा है। अब तुम चाहते हो कि वो और छोटे माचिस के डिबिया में अट जाए, तो तुम उसको क्या करोगे? और यूं ऐसे ऐसे कर लोगे ना, पकड़ लोगे, तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए। अगर तुम ऐसे माला को फैला के रखोगे तो बिल्कुल लंबा सा हो जाएगा। तुम चाहोगे कि उसको मुट्ठी के अंदर ले लें, मुट्ठी को अंदर करने के लिए उसको क्या करना होगा? एकदम सुपर कॉइल, सारा मोती आ जाएगा और आपको जो थ्रेड है वो दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। तो उसी तरह से हमारा ये क्रोमैटिन जो है अरेंज होता है। सो बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर व्यूड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बीट्स ऑन स्ट्रिंग किस माइक्रोस्कोप से दिखता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखता है। समझ रहे हो, देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है आपका? हाँ, यस मैम। थ्योरेटिकली हाउ मेनी सच बीट्स। देखो बेटा, एनसीईआरटी पढ़ने का सिंपल सा मतलब ये है, एनसीईआरटी पढ़ना तभी आप बोल सकते हो कि आपको आता है जब आपको क्वेश्चन फ्रेम करना आ जाए उससे, कि हाँ यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से भी। थ्योरेटिकली हाउ मेनी सच बीट्स डू यू इमेजिन आर प्रेजेंट इन ए मेमेलियन सेल। मतलब कितने बीट्स, मतलब कि कितने न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट हो सकते हैं एक मेमेलियन सेल में थ्योरेटिकली। बहुत द बीट्स, सारे। द बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, तो बहुत सारे आंसर नहीं देते, तो इसको सर्च किया करो इस तरह का क्वेश्चन। द बीट्स ऑन स्ट्रिंग सच ओके मैम। the beads on a string structure in chromatin is packed to form chromatin fiber that are further coiled and condensed at metaphase stage। ये क्वेश्चन बन रहा है, फर्दर किस में होता है बेटा? मेटाफेज स्टेज में और ज्यादा सुपर कॉइल्ड हो जाता है, और ज्यादा सुपर कॉइल्ड। प्रोफेज में तो सुपर कॉइल्ड होता है, ठीक है, वो तैयार होते हैं, क्रोमोसोम बनते हैं। फिर मेटाफेज स्टेज में और ज्यादा कंडेंस हो जाते हैं, तभी तो हमको मेटाफेज स्टेज में सारे के सारे दिखने लगते हैं ना अच्छे से, और सभी के सभी इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाते हैं। The packaging of chromatin at higher level requires additional set of protein that collectively are referred to as अच्छा refer to as the non-histone chromosomal। ये देखो यहाँ लिखा है, ठीक है, हाँ रेफर टू एज द नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इसलिए मैं खोज रही थी। देखो क्या लिखा हुआ है, द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल। जब पैकेजिंग करते हैं क्रोमैटिन की हायर लेवल पे, मतलब और ज्यादा कंडेंस कर रहा है, एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। ये लाइन हो सकता है कभी आपके दिमाग में ना आई हो कि एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन की भी जरूरत पड़ती है अपार्ट फ्रॉम द हिस्टोन प्रोटीन दैट कलेक्टिवली आर नोन एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। है इंपॉर्टेंट, बोलो। हो सकता है आपके दिमाग में ना आई हो कि हिस्टोन के अलावा भी कोई प्रोटीन होता है ना? तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है सुपर कॉइल करने टाइम पे। इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमैटिन आर लूजली पैक्ड एंड आर नोन एज द यू क्रोमैटिन। हमने अभी देखा कि कुछ पार्ट जो है लूजली पैक्ड होता है ना? कुछ पार्ट जो है लूजली पैक्ड होता है न्यूक्लियस में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? यू क्रोमैटिन बोलते हैं। एंड स्टेन्ड लाइट। और ये क्या करते हैं यहाँ पर इसमें हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये लूजली पैक्ड है तो आराम से इसका एमआरएनए बन सकता है ना, आराम से यहाँ पे रीडिंग हो सकती है, एमआरएनए बन सकता है। द क्रोमैटिन दैट इज मोर डेंसली पैक्ड। कुछ क्रोमैटिन कैसे होते हैं? बहुत एकदम उलझे हुए, एकदम पास पास है, तो यहाँ पर तो भाई हो ही नहीं सकता, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता। टोपो आइसोमरेज उसको खोलना भी चाहेगा। पता है ना कि सबसे पहले कैसे आता है? टोपो आइसोमरेज आता है, सुपर कॉइल रहता है, तो टोपो आइसोमरेज उसको पहले उलझी हुई चीजों को खोलता है, उसके बाद फिर रीडिंग स्टार्ट होती है। ये मतलब बिल्कुल वैसा ही है कि कोई ऊन का गुच्छा बिल्कुल उलझ गया है, तो पहले हम उसको क्या करते हैं? सुलझाते हैं, लूज करते हैं। हाँ, तो जहां पर ज्यादा गिठाने होती हैं, जहां पर ज्यादा उलझा हुआ रहता है ना, हम बोलते हैं छोड़ो यार इसको काट डालो, करते हो है ना, इरिटेट होके करते ना, यहाँ कुछ नहीं होता। लेकिन जहाँ पे थोड़ी भी संभावना रहती है कि हाँ यहाँ से अपन कुछ कर सकते, तो अपन क्या करते हैं? उसको खोलते हैं ना, हल्का फुल्का लूज करते हैं। तो जो लूज वाला पार्ट है जहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं? यू क्रोमैटिन, ठीक है। और जहां पर बहुत ज्यादा कंडेंस्ड है उसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरो क्रोमैटिन। तो याद कैसे? हेटेरो मतलब क्या होता है? डिफरेंट, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट साइज के जो है, समझो कि न्यूक्लियोसोम वगैरह अटैच्ड हैं, या फिर ऐसे याद रख सकते हो कि हेटेरो से हट जा, हाँ अब इसको तो नहीं खोलना, दिमाग खराब कर रहा है ना? उस पार्ट को जनरली लोग क्या करते हैं? कट कर देते हैं कैंची से,
ओके, हेटेरोक्रोमैटिन। तो यूक्रोमैटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। तो याद रखना है कि यूक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है और हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है, इनएक्टिव होता है। तो यहाँ से आपका क्या बनता है, एसर्सन रीजन बनता है। क्या बनता है, एसर्सन रीजन। यूक्रोमैटिन इज अ, एसर्सन क्या है, यूक्रोमैटिन इज अ ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन। ठीक है, रीजन क्या है, रीजन क्या है यूक्रोमैटिन का, बिकॉज इट इज वेरी लूजली पैक्ड, इट इज लूजली पैक्ड, रीजन बन गया यहाँ से। तो ये लाइन आपका इंपॉर्टेंट है। मैम इसको जो इनएक्टिव होता है उसको निकाल के भी दो ना, कट करके। क्या उसको निकाल, जो हमारा इनएक्टिव फॉर्म होता है उसको निकाल के भी करना, शायद कट करते हैं। क्या नहीं नहीं कर करते? सकते, उस पे कुछ नहीं होता, वो ऐसे ही रहता है। तो खोला ही नहीं जाता, उसको नहीं खोला जाता क्योंकि टोपो आइसोमरेज, भाई इतनी मेहनत, इतना एनर्जी क्यों लगाएगा, एनर्जी लगता है। एनर्जी लगती है ना हर काम में हमारे सेल में, इतनी एनर्जी क्यों अच्छा। लगाएगा। ओके, नाउ द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। अब पता करते हैं कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, उल्टा काम कर रहे हैं। पहले बता दिए कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए, अब बता रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए है, क्या है पता नहीं है। ठीक है, तो हमें पता नहीं है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, मतलब एज्यूम करना है। प्रोटीन है, उस समय सबको क्या लग रहा था, जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, डीएनए हो सकता है और आरएनए हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। इवन दो द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियन बाय मिसर एंड द proposition of the principle of inheritance by Mendel were almost at the same time, दोनों सेम टाइम पे हुआ था। ठीक है, but that the DNA acts as a genetic material, ये नहीं पता था, took long to be discovered and proven. By 1926 the quest to determine the mechanism for genetic inheritance had reached to the molecular level. 1926 में previously discovered by the Gregor Mendel, Walter Sutton, मॉर्गन, न्यूमरस, इन सब ने किस लेवल तक की बात की थी, ऊपर है ना, इन्होंने बताया कि क्रोमोसोम है ये, लेकिन मॉलिकुलर लेवल अभी तक किसी को नहीं पता था। डीएनए के बारे में किसी ने बात नहीं की थी। तो इन लोगों ने क्या बताया था, क्रोमोसोम लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द मोस्ट सेल, और वही क्रोमोसोम ही क्या होता है, पेरेंट से बच्चों में जाता है। बट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल व्हाट एग्जैक्टली द जेनेटिक मटेरियल हैज नॉट बीन आंसर्ड, ये अभी तक पता नहीं था। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल इसमें है, सबसे पहले जो लैब में हम जाकर के जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो कौन सा करते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। 1928 की बात है ना, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी कहानी है, 1928 की कहानी है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट थे, बैठे बैठे उनको कुछ मन लग नहीं रहा था, तो सोचे चलो चूहा पकड़ा जाए। हाँ, तो चूहा पकड़ रहे थे ये। इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द निमोनिया। ठीक है, और किसको लिया इन्होंने, बैक्टीरिया ले लिया जो कि निमोनिया कॉज कर रहा था। ओके, उस समय निमोनिया बहुत चलता था ना, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इन्होंने ले लिया, बैक्टीरियम। ये स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता है, डिप्लोकोकस हो सकता है, कुछ भी नाम आए बेटा तो वही है। डिप्लो मतलब दो, स्ट्रेप्टोकोकस मतलब सीरीज में। ठीक है, witnessed the miraculous transforming in the bacteria during the course of his experiment. A living organism bacteria has changed in physical form. इन्होंने देखा कि जो पहले ही, मतलब देखो एनसीईआरटी क्या कर रही है ना, पहले ही हर जगह पहले ही क्या कर रही है, सस्पेंस खोल दे रही है, बता रही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लिया उसने अपना क्या किया, फिजिकल फॉर्म को चेंज कर लिया जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन कल्चर प्लेट, इन्होंने कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया ग्रो किया। ठीक है, 2 कल्चर प्लेट ले लिया। ओके, सम प्रोड्यूस स्मूथ साइनी कॉलोनीज वाइल अदर प्रोड्यूस रफ कॉलोनीज। तो इन्होंने जब ग्रो किया इस निमोनिया बैक्टीरिया को, तो इन्होंने देखा कि कुछ कैसी थी रफ टाइप की थी। ठीक है, कुछ कैसी थी, रफ टाइप की कॉलोनी बना रही थी। ओके, कुछ कैसी थी, रफ। ओके, रफ बैक्टीरिया, और कुछ कैसी थी, स्मूथ थी, है ना, मखमली, है ना, स्मूथ बैक्टीरिया, ये शेविंग करके आया है। ओके, स्मूथ, हाँ स्मूथ बैक्टीरिया। तो स्मूथ बैक्टीरिया को जब इन्होंने देखा तो क्या देखा कि ये तो बहुत, भाई स्मूथ बैक्टीरिया के चारों ओर क्या है, स्मूथ बैक्टीरिया के चारों ओर एक कैप्सूल है, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल है, जो किसकी बनी हुई है, पॉलीसैकेराइड सैकेराइड की बनी हुई। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, कैप्सूल है, कवरिंग है पॉलीसैकेराइड की, मतलब ये एक कोट पहना हुआ है। ओके, पॉलीसैकेराइड का कोट है, म्यूकस कोट है, जो कि थोड़ा सा चिपचिपा है और चिकना है। ओके, म्यूकस कोट है पॉलीसैकेराइड का। वाइल आर स्टेन डज नॉट, ये जो है इसके पास नो कैप्सूल, कोई कोट इसके पास नहीं है, ये सिंपल ऐसी है, रफ है। ओके, सिंपल ये रफ है,
बिल्कुल खुरदुरी, मतलब सोचो, है ना, टच करके देख लिया, टच करके नहीं देखा, ऐसे पता चल जाता है। माइस इन्फेक्टेड विद द एसिस्टेंट, अब क्या लिया इन्होंने, ये बैठे बैठे इनके घर में चूहा बहुत हो गया था, बहुत सारा चूहा हो गया था, तो इन्होंने क्या लिया, चूहा लिया, चूहा ले लिया एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, चूहा लिया, ओके, चूहा ले लिया। चूहा लेने के बाद इन्होंने ये इसके अंदर इंसर्ट किया, ठीक है, रफ बैक्टीरिया चूहे के अंदर स्टेन किया, और एक चूहे के अंदर स्मूथ बैक्टीरिया स्टेन किया, ओके, इंजेक्ट किया, सॉरी स्टेन नहीं किया, इंजेक्ट किया। माइस इन्फेक्टेड विद द एस स्टेन, एस स्टेन कैसा है बेटा, विरुलेंट है। विरुलेंट का मतलब क्या होता है, विरुलेंट का मतलब होता है डिजीज, ठीक है, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, ये एक तरह से पैथोजेनिक है, ये डिजीज कॉज करता है। डाई, ये क्या हो गया, ये टैं हो गया, ये क्या कर दिया, ये चूहा टैं हो गया, और ये टैं नहीं हुआ, ये जिंदा ही रहा, ओके, ये जिंदा ही रहा। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्मूथ बैक्टीरिया लिया, स्मूथ बैक्टीरिया को लेकर के जो हम कोविड के टाइम पे करते थे, कोविड के टाइम पे जब हम बाहर से कोई सामान लेके आते थे तो उसको क्या करते थे, अरे इसको गर्म पानी से धो दो, अरे इसको गर्म पानी में खौला दो, हाँ, जो भी वायरस होगा वो मर जाएगा, करते थे। कोई कपड़ा पहन के आए, हाँ, इसको गर्म पानी में खौला दो, खुद भी आए तो गर्म पानी से नहा लो ताकि वायरस जो है मर जाए, खुद भी खोल जाओ गर्म पानी में, है ना, करते थे ना। तो स्मूथ वाले को हमने क्या किया, गर्म पानी में भाई खौला लिया, इसको हीट किल कर दिया, ओके, हीट किल कर दिया। वेट, डोंट गेट कंफ्यूज, इसको हमने स्मूथ वाले को, जिसको हम एस स्ट्रेन भी कह रहे हैं, एस स्ट्रेन स्मूथ वाला, इसको हमने क्या किया, हीट किल कर दिया। हीट किल तो कर दिया, लेकिन भाई हीट किल करने के बाद भी अस्थि पंजर तो अंदर का कुछ तो बचा हुआ है ना, ठीक है, हाँ, कुछ तो बचा हुआ है अंदर, कि पूरा भस्म तो नहीं हो जाएगा, ये भस्म नहीं हुआ है, क्या हम में ये चीज होगी, बताओ। अगर अगर मान लो कि दो बंदे हैं, उसमें से एक बंदा मर जाता है और उसके बगल में उसके अंदर का सामान लेकर के उसमें डाल दिया जाए, तो क्या वो मरे हुए बंदे के जैसा बन जाएगा, नो मैम, बनना तो नहीं बनेगा ना। ये सही सिर्फ बात। कितना होता है बेटा, ये ट्रांसफॉर्मिंग वाला, आप लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़े थे कि एक जो है दूसरे का डीएनए लेकर के ट्रांसफॉर्म हो जाता है, होता है, पढ़े थे, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ये सब पढ़े थे ना। तो ये सब किसमें होता है, बैक्टीरिया में होता है, हम में नहीं होता है, ओके। सो एस स्टेन इंजेक्टेड इनटू माइस, एस स्टेन को माइस में डाला गया तो माइस मर गया था, आर स्टेन को माइस में डाला गया तो माइस जिंदा था, ये हमने देख लिया। फिर उसके बाद उन्होंने बैक्टीरिया को, एस स्टेन वाले को जो वायरुलेंट था उसको हीट किल कर दिया, और हीट किल करने के बाद जब माइस में डाला, हीट किल करने के बाद जब उन्होंने माइस में डाला तो पहले उन्होंने क्या देखा कि चूहा नहीं मरा, ठीक है, जिंदा था। ये हीट किल्ड वाले को जब इसमें डाला तो चूहा क्या था, चूहा नहीं मरा, है ना, ये बिल्कुल खुश है, नहीं मरा। फिर उसके बाद बोला कि वाह बेटा बहुत उछल रहा है, रुको ट्राई करते हैं नेक्स्ट। फिर क्या किया इन्होंने, इसके बाद एस स्टेन, दोनों को साथ में डाल दिया। हाँ, एस स्टेन हीट किल वाले को तो डाला ही, और साथ में किसको डाल दिया, इन्होंने आर स्टेन को भी डाल दिया, ठीक है, एस स्टेन और आर स्टेन दोनों को डाल दिया। तो इन्होंने क्या देखा कि माइस जो है ठीक है, डाई, ओके। तो इससे क्या समझ में आया इनको कि कुछ तो था, हाँ, कुछ तो था इसमें आपका हीट किल्ड वाले में, हीट किल्ड मतलब कि एस स्टेन वाले में, एस स्टेन वाले से कुछ चीज है जो किसमें चला गया, रफ स्टेन वाले में, ठीक है, रफ स्टेन में चला गया, कुछ चीज था जो ट्रांसफर हो गया। तो इनको क्या लगा उस समय, जो कि प्रोटीन की बातें ज्यादा होती थी, तो इनको क्या लगा कि प्रोटीन गया होगा या फिर आरएनए गया होगा, क्योंकि बैक्टीरिया में जनरली क्या आरएनए वगैरह होते हैं, तो आरएनए गया होगा, तो डीएनए तक तो दिमाग नहीं गया होगा, ठीक है। इंजेक्टेड द माइस हीट किल एंड live R bacteria, the mice died. Moreover, he recovering the S bacteria from the dead mice. He concluded the R strain bacteria and had somehow been transferred by the heat killed S strain bacteria
some transforming principle transferred from the heat killed S stain had enabled R stain to synthesize a smooth polysaccharide। तो इन्होंने क्या बोला कि कुछ चीज ऐसा गया S स्टेन से R स्टेन में जो कि R स्टेन क्या कर पाई, सिंथेसाइज कर पाई, क्या पॉलीसेकेराइड कोट बना पाई, एंड इट बिकम द विरुलेंट। R स्टेन के भी चारों ओर क्या आ गया, पॉलीसेकेराइड कोट आ गया, एंड इट बिकम विरुलेंट। Okay, this must be due to the transfer of the genetic material. However, the biochemical nature of the genetic material was not defined from his experiment। अगर हम इंसानों में ऐसा होता तो जो मरे हुए पक्षी है ना, उनका डीएनए अगर हमें डाल दिया जाता तो हमारे पंख निकल आते ना, हमारे भी पंख निकल आते अगर उनका डीएनए डाल दिया जाता तो। बहुत कुछ हम ट्राई कर सकते थे, सांप का डीएनए डाल दिया जाता हम भी कर रहे होते, है ना। तो ऐसा हमें अच्छा है कि नहीं होता है ना, है ना, तो अच्छा है कि हमें ऐसा नहीं होता है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब एक कोई एक्सपेरिमेंट करता तो फिर भाई लड़ी लग जाती है कि हम भी करेंगे। उसके बाद 3 साइंटिस्ट आए, ऑसवाल्ड, कॉलिन एंड मक्कार्टी। नाम क्या बोल रहे हो? है ना, अरे मैंने जान के बोला, ठीक है, ऑसवाल्ड, कॉलिन एंड मक्कार्टी, याद कराने के लिए, ठीक है, मुझे तो बस मक्कार्टी याद है। ठीक है, कॉलिन याद रखो, कॉलिन से साफ सफाई करते हैं ना। ओसवाल्ड की बुक से, ऑसवाल्ड बुक, या फिर ऑसवाल्ड, तो मैं एक ना कॉमिक देखती थी जिसमें ऑसवाल्ड था। हाँ, ऑसवाल्ड, कॉलिन एंड मैकार्टी, मक्कार नहीं बोलेगा कोई। 1933-44, ये ईयर याद रखना बहुत जरूरी है, इस पूरे चैप्टर में ईयर याद रखना बहुत जरूरी है। तो सारा ना जहाँ पे समरी दिया हुआ है वहां पे सारा ईयर आप एक साथ लिख लेंगे, ठीक है, या फिर जो चैप्टर का स्टार्टिंग है जहाँ पे हेडिंग दिया हुआ होता है ना, टाइटल, वहां पे आप सारा ये एक्सपेरिमेंट और जितना भी ईयर है सब लिख लेंगे, और साइंटिस्ट का नाम, कौन से ईयर से कौन सा साइंटिस्ट जुड़ा हुआ है। द जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी अ प्रोटीन। उस समय लगता था कि प्रोटीन से प्रोटीन की बातें होती थी, तो जेनेटिक मटेरियल इनको लग रहा था प्रोटीन है। दे वर्कड टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ग्रिफिथ के ही एक्सपेरिमेंट पे फिर भाई एक्सपेरिमेंट किया, बायोकेमिकल नेचर उसका देखा। दे प्यूरिफाइड द बायोकेमिकल्स, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल टू सी विच वन को ट्रांसफॉर्म आर सेल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोटीन, डीएनए, आरएनए किससे निकाला बेटा, एस सेल, ठीक है, हीट किल्ड जो स्टेन्ड था उससे, समझ गए, उससे निकाला है। और ये देखना चाहते थे कि इनमें से इसके प्रोटीन, डीएनए, आरएनए अगर है तो उसमें से कौन सा ऐसा चीज था जो आरएनए, आर सेल को कन्वर्ट कर दिया एस सेल में। दे डिस्कवर्ड द डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज्ड आर बैक्टीरिया टू बी ट्रांसफॉर्म। ले, पहले ही सस्पेंस खोल दिया है ना, हर जगह एनसीईआरटी पहले ही सस्पेंस खोल दे रही है। इतना भी छोड़ के लाइन छोड़ देना था ये वाला कि भाई बच्चे का क्यूरियोसिटी बना रहे, तो पहले ही बता दिया कि एस बैक्टीरिया डीएनए था। ओके, ये अभी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना, ठीक है, पहले ही बता दिया। तो इन्होंने क्या, हाँ क्या, ये भी ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना अभी तो। ले, ग्रिफिथ का खत्म हुआ ना, उन्होंने बताया ना कि ट्रांसफॉर्म कुछ तो है कि जो ट्रांसफर, किसको चल रहा है दूसरा वाला, ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था। उन्होंने यहाँ तक बता दिया कि भाई कुछ तो है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बस इससे ज्यादा वो नहीं बता पाए थे, ठीक है। उसके बाद तीन साइंटिस्ट आए, ओसवाल्ड, कॉलिन और मकार्टी, है ना। इन तीनों ने उसी पे वर्क किया। उन्होंने बोला कि भाई ला, तेरे से नहीं होगा, हाँ ला ला ला, अपना एस किल्ड जो है ना, एस स्टेन जो है, हीट किल्ड एस स्टेन हमें दे दे। तो इन्होंने क्या किया, हाँ, ये ले लिया, इसमें इन्होंने क्या डाल दिया, ये जार लिया इन्होंने, ठीक है, 3 जार ले लिए, 3 साइंटिस्ट थे, 3 जार ले लिए, ओके, 3 साइंटिस्ट 3 जार। इसमें इन्होंने क्या डाला, आर स्टेन डाला, सॉरी एस स्टेन डाला। कौन सा वाला, हीट किल्ड एस स्टेन डाला, ठीक है। इसमें भी वही डाला, हीट किल्ड एस स्टेन डाला, एस स्टेन। इसमें भी क्या डाला, हीट किल्ड एस स्टेन डाला, ओके। और पहले वाले में प्रोटीएज डाल दिया, दूसरे वाले में क्या डाला इन्होंने,
RNA आरएनएस, आरएनएस। तीसरे वाले में क्या डाल दिया इन्होंने, डीएनए डाल, ठीक है, डीएनए डाल। ओके, तो जब इन्होंने प्रोटीन डाला, प्रोटीन यहाँ पर डाला, तो इन्होंने क्या देखा, प्रोटीएज डाला तो क्या देखा, प्रोटीएज डालने पर क्या दिखेगा बेटा, चूहा अभी भी मरेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, चूहे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उस स्टेन को फिर दूसरे चूहे में डालेंगे, ये वाला जो स्टेन है प्रोटीएज डाल दिया, और फिर जब दूसरे चूहे में डालेंगे तो चूहे में चूहा मरेगा या जिंदा रहेगा, इस स्टेन को लेकर के फिर से, मतलब ये जो बायोकेमिकल जो मिक्सचर बना, प्रोटीएज इसमें डाल दिया तो प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया। आपका क्या बच गया इसमें, डीएनए बच गया और आरएनए बच गया, ठीक है, डीएनए आरएनए बच गया, और प्रोटीन क्या हो गया बेटा, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया। तो जब डीएनए इसमें है ही, इस स्ट्रेन को जब माइस में डालेंगे तो माइस बचेगा या मर जाएगा, मर जाएगा, डाई हो जाएगा, ठीक है, मर जाएगा ना, डीएनए जा रहा है ना उसमें, यस मैम, मर जाएगा ना, ठीक है, मर जाएगा। फिर उसके बाद जब आरएनए डाला, हाँ, और इसमें प्रोटीन है ही और आपका डीएनए है ही, तो क्या ये स्ट्रेन को फिर से जब माइस में डालेंगे तो माइस जिंदा रहेगा या मर जाएगा, इसमें भी मर जाएगा, माइस डाई हो जाएगा। अब ये वाले स्ट्रेन में जिसमें डीएनए डालेंगे तो क्या होगा, जब डीएनए ही नहीं बचेगा, जब डीएनए ही नहीं बचेगा तो ये स्ट्रेन अगर माइस में डाल भी देंगे तो माइस क्या रहेगा, ठीक है, जिंदा रहेगा, अलाइव रहेगा। ओके, तो जब उन्होंने पहले वाले में प्रोटीन डाला तो इन्होंने क्या देखा कि भाई स्ट्रेन जो है आपका कैसा है, क्या लिख रहे हो बुक से थोड़ा सा अलग है, मैं आपको दूसरे तरीके से भी बता रही हूँ, इसमें ये भी देखा गया था। वो साक्षी बोल रही है कि इसने चूहा पकड़ लिया है, चूहा पकड़ा हुआ है ना, तो हम बोल रहे हैं इसका एक्सपेरिमेंट पकड़ा नहीं है, व्हाइट रैट है वो, अच्छा, मैम उसे पाला है, अच्छा, हाँ, they also discovered that protein digesting enzyme protease and RNAs did not affect ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। जब प्रोटीएज डाला, ठीक है, जब आरएनएज डाला तो ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है, सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट प्रोटीन और आरएनए। जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ट्रांसफॉर्मेशन पहले हो रही थी वैसे ही ट्रांसफॉर्म हो रही है, ठीक है, अफेक्ट नहीं हो रही है, ये ट्रांसफॉर्म तो हो ही रहा है, माइस जो है अभी भी मर ही रहा है। डाइजेशन विथ डीएनए डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे ही डीएनए से डाइजेशन कराया तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, एस स्टेन जो आर स्टेन में बदल रहा था वो नहीं बदला, ठीक है। यहां पर क्या हुआ बेटा, यहां पर क्या हुआ, एस स्टेन ट्रांसफॉर्म टू आर स्टेन, ठीक है, आर स्टेन में बदल दिया। सॉरी यार, मैं उल्टा क्यों लिख रही हूँ, पागल हो गई हूँ, है ना, आर स्टेन रफ स्टेन जो है किसमें ट्रांसफर हो गया, एस स्टेन में। यहां पर भी क्या हुआ कि जब रफ स्टेन में डाला तो रफ स्टेन किस में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म टू एस स्टेन, लेकिन यहां पर नहीं हुआ। नेक्स्ट यहां पर आर स्टेन नॉट ट्रांसफर, ठीक है, नॉट ट्रांसफॉर्म टू एस स्टेन, मतलब ये वायरुलेंट नहीं बना, क्यों, क्योंकि डीएनए उसका डीएनए को किल कर दिया, हमने एस स्टेन के डीएनए को किल कर दिया, सजेस्टिंग दैट द डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन। इससे समझ में आया कि अच्छा डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था। दे conclude that DNA is the hereditary material, but not all biologists were convincible. सारे बायोलॉजिस्ट बोले मजा नहीं आया इसमें, कुछ मजा नहीं आया कोई खास, ठीक है, तो वो ज्यादा कन्विंस नहीं हुए। सो कैन यू थिंक एनी डिफरेंस बिटवीन डीएनएस और डीएनएस? डीएनएस क्या है आपका, एंजाइम है, ओके, अच्छा, ये दोनों एक्सपेरिमेंट समझ में आया। हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल की खोज में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आया, जिसमें कि 1928 में ग्रिफिथ आए। ग्रिफिथ ने बोला कि मैं पता करूंगा। इन्होंने चूहा पकड़ा और 2 स्टेन लिए, रफ स्टेन और स्मूथ स्टेन।
स्मूथ स्टेन बहुत ही समझदार था, उसने ऊपर में क्या पहन रखा था, कोट, और कोट पहन के, काला कोट पहन के क्या करता था वो, बीमारियां कॉज करता था। नहीं, काला वाला वो नहीं पहन करके, हुड वाला पहन के, अंधेरा कायम रहे, तो ये बीमारियां करता था। और रफ स्टेन वाला बेचारा एकदम, हाँ हाँ, और वो देखने में रफ था, लोग उससे दूर भागते, तो भाई वो सीधा साधा। तो रफ स्टेन ने क्या किया, रफ स्टेन को जब डाला गया चूहे में तो कुछ नहीं हुआ चूहे को, चूहा एकदम बल्ले बल्ले। लेकिन स्मूथ स्टेन देखने में, है ना, मासूम चेहरा, निगाहें फरेबी, तो स्मूथ स्टेन बहुत स्मूथ था, लेकिन जब वो अंदर गया तो उसको मार डाला चूहे को। ओके, फिर समझ में आया कि ये तो कोविड की तरह काम कर रहा है। हाँ, कोविड भी ऐसे काम करता था। तो इसको फिर क्या किया गया कि भाई हीट कर देते हैं, हीट किल कर देते हैं, क्योंकि कोई भी वायरस से बचना है तो उसको हम क्या करते हैं, हीट किल कर देते हैं। तो इसको हीट किल कर दिया गया, हीट किल किया गया, चूहे में डाला गया, तो क्या देखे, चूहा बच गया। बोले वाह, ये तो हीट से मर जाता है। लेकिन हमें क्या पता था कि हीट से मरने के बावजूद ये भस्म नहीं होता, ये अपना कुछ अंश जो है बचा के रखता है। तो इसने जब हीट स्टेन और आर स्टेन दोनों को डाला गया तो क्या पता चला कि चूहा फिर से मर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस स्टेन मर तो गया था, लेकिन उसने अपना जीन किस में डाल दिया था, अपना डीएनए किस में डाल दिया था, आर स्टेन वाले में डाल दिया था। तो ऐसा हम में होता तो सारे जीव जंतु क्या हो जाते, नाग बन जाते, कोई नाग बनता, कोई शेर बनता। उसके बाद क्या हुआ कि फिर कौन आए, बोले कि ये मजा नहीं आया तुम्हारे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में, है ना, मजा नहीं आया, तो तुम तो बता ही नहीं पाए कि क्या ट्रांसफर हो रहा है। कुछ तो ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो फिर कौन आए, 3 साइंटिस्ट आए, और 3 इन्होंने क्या लिए, 3 जार लिए। ठीक है, 3 जार लिए। 3 साइंटिस्ट कौन थे, एक जार था ऑसवाल्ड का, एक था कॉलिन का, एक था मकार्टी का। उसके बाद ठीक है, ऑसवाल्ड ने प्रोटीन डाला, ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा। ऑसवाल्ड ने प्रोटीन डाला, फिर कॉलिन ने आरएनएज डाला, प्रोटीएज डाला, उसने आरएनएज डाला, और फिर लास्ट में मैकार्टी ने डीएनएज डाला। तीनों ले लिया। उसके बाद उसमें सब में हीट की लेस स्टेन डाल दिया। इसमें क्या देखा कि जब प्रोटीएज डाला गया, आरएनएज डाला गया, तो पहले की ही तरह चूहा ट्रांसफॉर्म हो जा रहा था। आर स्टेन क्या हो जा रहा था, ट्रांसफॉर्म हो जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर हम इसमें और क्या डालेंगे बेटा, यहाँ पर ही हम आर स्टेन डाल सकते हैं, जार में ही आर स्टेन डाल सकते हैं, या बाहर में डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। इसको हम बाहर में भी आर स्टेन में डाल सकते हैं, तो आर स्टेन इसी में डाल देते हैं, क्यों इतना काम करना, है ना, आर स्टेन। तो डालने के बाद इन्होंने क्या देखा कि 2 जगह बदल गया, और डीएनए जहां था वहां पे आर स्टेन ट्रांसफर नहीं हुआ एस स्टेन। तो पता चल गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल, लेकिन इनकी बातों को कोई मान नहीं रहा था, बोले बेकार की बातें, सब बेकार है सब। फिर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ डीएनए, अब कौन आएगा बताओ। अब आते हैं हमारे पास हार्से, ठीक है, हार्से एंड चेज। हार्से जो है बहुत हेस्ट में है, और चेज जो है बहुत चेजिंग है ना। हर्से एंड चेज जो है दौड़ दौड़ करके, है ना, सबको बताएंगे, चेज करेंगे और बताएंगे कि भाई डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। सो अल्फ्रेड हर्से एंड मार्था चेज, 1952, ईयर हमेशा याद रखना है आपको। 2 साइंटिस्ट, दे वर्कड विथ वायरस दैट इनफेक्ट, एक चीज और याद रखना, अगर मेरे जैसा बदमाश बनाने वाला हो ना क्वेश्चन पेपर, तो पता है हार्से एंड चेज नहीं लिखेगा, क्या लिख देगा, अल्फ्रेड एंड मार्था। क्योंकि बच्चे हमेशा हार्से एंड चेज याद करते हैं, तो बच्चे को ना अल्फ्रेड एंड मार्था याद नहीं होगा, तो मोस्टली बच्चे क्या होंगे, इसमें गलत करेंगे। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना, अल्फ्रेड एंड मार्था भी याद रखना है। ठीक है, मार्था से याद रखो, मैराथन में चेज कर रहा है, मैराथन दौड़ कर रहा है, चेज कर रहा है। ओके, so they worked with viruses that infect bacteria called the bacteriophage। ये इन्होंने किस पे वर्क किया था, बैक्टीरियोफेज पे वर्क किया। ठीक है, बड़ा सुंदर लगता है देखने में, है ना। So the bacteriophage attached to the bacteria and its genetic material enters the bacteria cell। ये इसके बारे में हम जानते हैं, इस नालायक के बारे में। ये क्या करता है ना, बैक्टीरिया की चुम्मी ले लेता है, और बैक्टीरिया के अंदर क्या डाल देता है, अपना जेनेटिक मटेरियल डाल देता है ना। इसके बारे में हम जानते हैं, शुरू से ये बदमाश है। हाँ, तो ये हमारी कौन है, ई कोलाई बैक्टीरिया, जो हर जगह बली, है ना, ई कोलाई जो हर जगह बली चढ़ती है। तो ई कोलाई, है ना, तो ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया, और किसको लिया, बैक्टीरियोफाज को। तो बैक्टीरियोफाज के बारे में पता है, ट्रांजैक्शन के थ्रू अपना क्या करती है, कौन सा प्रोसेस है बेटा, कौन सा प्रोसेस है, ट्रांजैक्शन ना, पढ़े हो ना, ट्रांजैक्शन के थ्रू क्या करती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन के थ्रू क्या करती है, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देती है। The bacteria cell treats the viral genetic material as if its own, subsequently manufacture more virus particles. Hersey and Chase work to discover whether it was protein or DNA। अब Hersey and Chase ये कर रहे हैं कि वो
प्रोटीन गया है उसके अंदर या डीएनए गया है। दे ग्रीव सम वायरस ऑन अ मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड सम ऑन द मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव सल्फर। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि वायरस लिए, ठीक है, दैट इज बैक्टीरियोफाज लिया, सॉरी वायरस लिया। अब इन्होंने क्या किया कि ये हमारा, ठीक है, एक को एक है, एक को कल्चर किया, एक को ग्रो किया, एक ऐसी जगह ग्रो किया जहां पे क्या था, रेडियो एक्टिव सल्फर। सल्फर। ठीक है, रेडियो एक्टिव सल्फर था। सल्फर ही क्यों लिया, रेडियो एक्टिव सल्फर ही क्यों लिया? मैम क्योंकि बेटा जो प्रोटीन होते हैं ना, प्रोटीन साथ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सल्फर सल्फर कंटेनिंग होते हैं ना। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं? मेथियोनिन, सिस्टीन, मेथियोनिन और सिस्टीन होते हैं। यस मैम, हाँ प्रोटीन। ठीक है, बताई हूँ, मेथियोनिन और सिस्टीन होते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो जो उनका जो प्रोटीन का कोट है, अगर उसमें रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव से मतलब उसमें रेडियो एक्टिव डाल दिया, तो अगर प्रोटीन होगा जेनेटिक मटेरियल तो हमको क्या दिखेगा, मेथियोनिन और सिस्टीन क्या दिखेंगे, वो चमकते हुए दिखेंगे। ठीक है, उसका प्रोटीन का कोट चमकता हुआ दिखेगा। ओके, जो कि सल्फर है जिसमें, ठीक है, ऐसे अमीनो एसिड जिनमें सल्फर है वो कैसे दिखेंगे, चमकते हुए दिखेंगे। इसके बाद दूसरा इन्होंने लिया, दूसरे में क्या था, फॉस्फोरस। रेडियो दूसरे में, दूसरे को ऐसी जगह ग्रो किया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था। ठीक है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम पे ग्रो किया। क्यों रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम पे ग्रो किया? वायरस ग्रोन इन प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए। ठीक है, क्योंकि हमारे जो डीएनए है, डीएनए 3 चीज का बना हुआ होता है, न्यूक्लियोटाइड 3 चीज के बने हुए होते हैं ना, राइबोज, नाइट्रोजनस बेस और नाइट्रोजन फॉस्फोरस। फॉस्फेट जो है उसका, अगर डीएनए होगा तो फॉस्फेट हमको कैसा दिखेगा, चमकता हुआ दिखेगा। ठीक है, ओके। तो बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन बिकॉज डीएनए कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट। प्रोटीन में हमारा फॉस्फोरस नहीं होता और डीएनए में होता है। ठीक है, तो ये बेटा बिल्कुल उसी तरह से है जैसे मान लो कि तुम्हारे पास स्विमिंग पूल है और तुम जानना चाहते हो कि कौन मेरे स्विमिंग पूल को गंदा करता है। ठीक है, कौन बंदा मेरे स्विमिंग पूल को गंदा करता है आके। तो मान लो ए का कलर कैसा है, ब्लू कलर है, ए का कलर रेड कलर है और बी लगाया हुआ है ग्रीन कलर। तो अगर रेड कलर होगा तो तुमको पता चल जाएगा कि कौन पानी को गंदा कर रहा है, ए कर रहा है। अगर ग्रीन कलर होगा तो पता चल जाएगा कि बी कर रहा है। तो बिल्कुल सेम उसी तरह से वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि कौन आता है अंदर। अगर प्रोटीन आता है तो सल्फर में रेडियो एक्टिव दिखेगा, और अगर डीएनए आता है तो फॉस्फोरस वाला पार्ट क्या दिखेगा, चमकता हुआ दिखेगा। ठीक है, वही सेम चीज है। तो इसमें ये वाले जो एक्सपेरिमेंट है इसमें बच्चे पता नहीं डरते क्यों हैं इतना। सिमिलरली वायरसेस ग्रो ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन बट नॉट द रेडियो एक्टिव डीएनए बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर। ठीक है, तो इन्होंने ये ले लिया, बैक्टीरियोफाज ले लिया। बैक्टीरियोफाज में देखो रेडियो एक्टिव सल्फर डाला इसमें, और दूसरे में क्या डाला है बेटा, दूसरे में क्या डाला है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाला है। ठीक है, ये सल्फर का 35 आइसोटोप्स है, देख रहे हो ना, यहाँ 35 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है 34, सॉरी 32 लिखा है। तो आपको ये भी याद रखना कि 32 है, एक 35 है। ओके, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसको इन्फेक्ट करा दिया, इन्फेक्शन करा दिया बैक्टीरियोफाज के थ्रू। किसको, ई कोलाई को इन्फेक्शन करा दिया। इन्फेक्शन कराने के बाद अब क्या करा दिया, ब्लेंडिंग से क्या होगा कि ये अब अलग अलग हो जाएंगे। तो सीधे समझो कि पानी में मिट्टी मिला रहे हो, पानी में मिट्टी मिला करके ब्लेंड कर रहे हो, तो हल्की चीज अलग हो जाएगी और भारी चीज बिल्कुल अलग हो जाएगी। ठीक है, तो पानी में जो मिट्टी में जो गंदगी थी वो तो जानी थी, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिल चुकी है, यहाँ पे इन्फेक्शन तो हो चुका है। अब ब्लेंडिंग हो गया, ब्लेंडिंग होने से ये क्या हो गया, देखो अलग अलग हो गए, ये दोनों बैक्टीरिया और ये अलग अलग हो गए। ठीक है, ई कोलाई और बैक्टीरियोफाज दोनों अलग अलग हो गए। इसके बाद क्या हुआ कि सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है, बहुत तेज घुमाना, मतलब कि मिक्सर में जैसे घुमाते हो ना, जैसे क्या, सारा एनोटेशन खत्म, तो फिर से समझो। ठीक है, अभी तक इसमें क्या हुआ है
ठीक है, दो साइंटिस्ट है, हर्सी एंड चेज, दोनों ने अलग अलग मीडियम में बैक्टीरियोफाज को ग्रो किया, एक ने सल्फर में, एक ने फास्फोरस। ठीक है, कौन सा आइसोटोप्स लिया था, 35 और एक ने 32। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि बैक्टीरियोफाज उनके रेडी हो गए, तैयार, बिल्कुल एकदम चमकते धमकते तड़कते भड़कते, है ना, जिंगा लाला, तैयार हो गए। अब वो उन्होंने क्या करा, बैक्टीरिया लाया। बैक्टीरिया जो कल्चर हो रहा था, जो प्लेट में बैक्टीरिया कल्चर हो चुका था, उस बैक्टीरिया में क्या कराया, उसको छोड़ दिया उन्होंने, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दिया। बैक्टीरिया इन्फेक्टेड हो गया। उसके बाद बोला कि हो गया भाई, हो गया, इन्फेक्ट हो गया, है ना, चुम्मी ले लिया तुमने, अब अलग हो जाओ। बैक्टीरिया इन्फेक्टेड हो गया, अब अलग हो जाओ। तो ब्लेंडिंग करा, ब्लेंडिंग किया, ब्लेंडिंग करने से अलग हो गया दोनों। फिर उसके बाद किया, उनको मिक्सर में घुमाया। ठीक है, वो अलग हो गया। फिर मिक्सर में जब घुमाया, तो मिक्सर में घुमाने से क्या होता है, जो लाइट पार्ट होता है वो ऊपर आ जाता है। जब भी सेंट्रीफ्यूगेशन होता है तो ऊपर में क्या होता है हमारे पास, सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट, है ना, और नीचे में क्या होता है बेटा, भारी सेडिमेंट, सेडिमेंट होता है ना, भारी हैवी वाला चीज होता है। जैसे कि मिट्टी और पानी को घोलो तो मिट्टी, जो कंकड़ वगैरह है ऊपर नीचे रह जाएंगे, और ऊपर में क्या हो जाएंगे, ट्विक्स वगैरह, हल्के हल्के चीजें। तो इन्होंने क्या देखा कि ये वाले केस में नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सेल, सेल में कोई भी जो रेडियो एक्टिव जो सल्फर था वो दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं दिख रहा है। रेडियो एक्टिव किसमें दिख रहा था, सुपरनेटेंट, ये जो अलग हुआ, जो सुपरनेटेंट जो ऊपर तैर रहा है उसमें है। सेल जो नीचे आया ना, ठीक है, ये जो जार लिया था उसमें दो चीजों को अलग अलग किया था, दो चीजें अलग अलग हुई बेटा। तो जो ये है ना सुपरनेटेंट, ऊपर की जो प्रोटीन उसकी जो कोट है उसमें सल्फर दिख रहा है। नीचे नीचे जो सेल प्रेजेंट है ई कोलाई के जो सेल प्रेजेंट हैं उनमें सल्फर नहीं दिख रहा है। ठीक है, नो सल्फर, नो रेडियो एक्टिव सल्फर। ठीक है, नो रेडियो एक्टिव सल्फर। इतनी बात समझ में आ गई। सल्फर जो रेडियो एक्टिव है, जो ऊपर चमक रहा है, कहाँ चमक रहा है बेटा, यहाँ पे। ठीक है, कोट में चमक रहा है। यहां पर इन्होंने क्या देखा कि रेडियो एक्टिव जो फास्फोरस है कहाँ चमक रहा है, रेडियो एक्टिव फास्फोरस कहाँ चमक रहा है, ये ए वाला सिचुएशन है। और बी वाले सिचुएशन में क्या हुआ, समझ में आ रही है तुम लोगों को चीजें, यस मैम। है ना। बी वाले में क्या हुआ कि जो ई कोलाई है, ये क्या हो रहा है, बिल्कुल चमक रहा है। ठीक है, मैं किस कलर से चमकाऊं, इस कलर से चमका देती हूँ। ठीक है, यहां पर क्या प्रेजेंट है, सल्फर, सॉरी सल्फर बोल रही हूँ, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, फास्फोरस, रेडियो एक्टिव फास्फोरस प्रेजेंट है, रेडियो एक्टिव फास्फोरस। इसको ना बहुत, मैं जो भी लिखते जा रही हूँ बहुत ध्यान से देखते जाओ, ताकि जो ये पिक्चर्स हैं तुम्हारे मेमोरी में सेव हो जाए, तो दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। ठीक है, तो केस ए में इन्होंने क्या देखा कि ऊपर में चमक रहा था, जो सल्फर है ऊपर जो सुपरनेटेंट है उसमें था। और यहाँ पर इन्होंने क्या देखा कि ऊपर वाले में जो था सुपरनेटेंट, जो था, जो कोट था, उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। सब कहाँ दिख रहा था, ई कोलाई में दिख रहा था। ओके, तो इससे इनको क्या समझ में आ गया कि जो फास्फोरस था, फास्फोरस डीएनए में, फास्फोरस ई कोलाई में आया है, और फास्फोरस ही क्या था, फास्फोरस कहाँ पे था बेटा, डीएनए में था। तो इसका मतलब कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। जो सेल के अंदर जाएगा वही तो, कोट तो बाहर रह जाता है। जैसे जैसे कि जो कोई आपके घर में चोरी करने के लिए आया है, कोट पहन के आया है ना, कोट पहन के आया है, और कोट को तो बाहर छोड़ दिया, और अंदर अंदर पूरा शरीर लेकर के तो आएगा ना, लेकिन उसको पता नहीं है कि अंदर शरीर में भी क्या लगा हुआ है, उसके ऐसा कुछ लगा हुआ है जिससे वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन लोगों ने यही चाल चला कि भाई यहाँ तो ये नहीं पकड़ा जाएगा, यहाँ तो ये कोट तो बाहर छोड़ देगा, लेकिन इस केस में तो पकड़ा जाएगा। और यहाँ पर जो है आरएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं है, क्योंकि बैक्टीरियोफाज में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, डीएनए। ठीक है, डीएनए प्रेजेंट होता है। तो क्लियर हो गया भाई, इन लोगों ने फाइनली बता दिया। रेडियो एक्टिव फेज विल अलाउ टू अटैच ई कोलाई बैक्टीरिया, देन एज इन्फेक्शन प्रोसीड द वायरल कोट वर रिमूव्ड बाय द बैक्टीरिया बाय एगिटेटिंग देम इन अ ब्लेंडर। ब्लेंडर में जैसे डालते हैं तो जो कोट होते हैं वो बाहर छूट जाते हैं। द वायरस पार्टिकल वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन ए सेंट्रीफ्यूग। जब इस सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, वायरस के पार्टिकल्स भी बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड विद द वायरस एज ए रेडियो एक्टिव डीएनए व रेडियो एक्टिव, जो इन्फेक्टेड हुआ था उसमें क्या था, रेडियो एक्टिव डीएनए था, इंडिकेटिंग द डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल दैट पास फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया। ओके,
तो इससे पता चल गया कि डीएनए प्रोटीन एंटर नहीं होता है, डीएनए एंटर होता है, और यही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर हो गया? यस मैम। है ना? अच्छे से समझ में आ गया है? यस। ठीक है, तो हमारा सारा एनोटेशन तो चला गया कचरे में, कोई बात नहीं।